तो मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता। शहीद तो यदि हमारे किसी जवान की नॉर्मल ड्यूटी करते हुए मौत हो जाती है, हम उसको अपनी बोलचाल की भाषा में शहीद ज़रूर कहते हैं, लेकिन फौज उनको शहीद का दर्जा जब तक ना दे, हम उसको शहीद उस हिसाब से नहीं कहते। गोहाना में आज पूर्व सांसद और कांग्रेस नेता विजेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर 3 अहम मुद्दों पर मीडिया को संबोधित किया। उन्होंने बताया कि हाल ही में गुजरात में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ, जिसका मुख्य उद्देश्य कांग्रेस को मजबूत करना और उसकी नीतियों को जनता तक पहुंचाना है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस लंबे समय से जातिगत जनगणना की मांग कर रही है और अब यह मांग वास्तविकता बनने जा रही है। यह सामाजिक न्याय की दिशा में एक अहम कदम होगा। विजेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकियों द्वारा की गई 28 लोगों की हत्या की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह एक बेहद निर्मम घटना है जिसे रोका नहीं जा सका, लेकिन ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए ठोस और सख्त कदम उठाए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इस मुद्दे पर सरकार के साथ खड़ी है और कार्रवाई को लेकर बिना किसी सवाल के उसका समर्थन करती है। उन्होंने पाकिस्तान पर भी निशाना साधा और कहा कि उसे अब सबक सिखाना जरूरी हो गया है ताकि वह भविष्य में ऐसी हरकतें न कर सके। तीसरे मुद्दे पर उन्होंने पंजाब द्वारा हरियाणा का पानी रोकने के फैसले को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि यह 2 राज्यों के बीच नहीं बल्कि 2 देशों के बीच विवाद जैसा लग रहा है। उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री पर आरोप लगाया कि वे अपने प्रदेश की विफलताओं को छिपाने के लिए इस तरह के फैसले ले रहे हैं। संगठनात्मक सवालों पर विजेंद्र सिंह ने स्वीकार किया कि कांग्रेस अभी ब्लॉक और जिला स्तर पर संगठन नहीं बना पाई है, जिसका खामियाजा चुनावों में भुगतना पड़ा। वहीं ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर उन्होंने कहा कि यह कांग्रेस का पुराना मुद्दा है और यहां तक कि एलन मस्क जैसे टेक विशेषज्ञ भी कह चुके हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मशीन पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। सर, आज प्रेस वार्ता बुलाई है, क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य तो ये है कि कांग्रेस ने एक कवायद शुरू करी है हरियाणा प्रदेश में भी, खास तौर पे जो कि अहमदाबाद में जो अभी कांग्रेस का AICC सेशन हुआ था, उसके बाद जो संविधान की बात है या जो कास्ट सेंसस की बात है, इनको लोगों तक ले जाया जा सके और जो न्याय पथ का रास्ता कांग्रेस ने चुना है, अपने आप को दोबारा से सशक्त करने के लिए और संगठनात्मक रूप से भी जिस प्रकार से जो योजना बनाई गई है, तो उसी के तहत ये आज यहाँ कांग्रेस के हमारे साथियों ने कार्यक्रम किया है। तो उस नाते ही मैं यहाँ आया हूँ और न्याय पथ आपको जैसे ज्ञात ही होगा, ये मुख्यतः 3 चीज़ें हैं इसके अंदर। तो संघर्ष, समर्पण और संकल्प, तो वो लेके ही आगे बढ़ने का प्रयास है। वो ज़रूर है कि क्योंकि अक्टूबर में चुनाव के नतीजे आए थे, तो एक प्रकार का ठहराव सा भी बना हुआ था, तो इसी नाते पार्टी की गतिविधि भी आगे बढ़े, यही प्रयास है। बाकी ये ज़रूर है कि आज जब मैं आपके बीच में आया हूँ तो 3 बहुत बड़े विषय हैं जो जिनमें से आप ये तीनों को कह सकते हैं कि राष्ट्रीय स्तर के मुद्दे हैं जो हमारे सामने आज हैं। एक तो जो पहलगाम में जो घटना घटी, जहाँ आतंकवादियों ने 28 लोगों की बड़ी क्रूरता के साथ जो उनको मौत के घाट उतारा, वो विषय है पूरे देश के सामने। पूरा देश उससे एक माहौल पूरे देश के अंदर बना हुआ है कि न्याय मिलना चाहिए और जिन्होंने इस बर्बरता को अंजाम दिया है उनके खिलाफ कार्रवाई हो और ऐसी कार्रवाई हो जिससे इस प्रकार की घटना दोबारा ना हो, उसको सुनिश्चित किया जा सके। दूसरा बहुत बड़ा मुद्दा जो ख़ास तौर पे पिछले कुछ समय से विशेष तौर पे राहुल गांधी जी, जिसका कोई भी मंच हो, कहीं पर भी हो, वो जो मुख्य 2 बिंदु थे उनमें एक तो संविधान की रक्षा और दूसरा कास्ट सेंसस। वो कास्ट सेंसस के लिए भारत सरकार ने अपना मत रखा है और कहा है कि अब जो सेंसस होगा तो उसमें जो जातिगत गणना है वो भी उसका हिस्सा होगा
तो उसका हम पार्टी के नाते स्वागत करते हैं। और तीसरा मुद्दा मैं राष्ट्रीय इसलिए कह रहा हूँ कि जहाँ भी एक प्रदेश से ज़्यादा प्रदेशों का कोई मुद्दा हो जाए वो अपने आप राष्ट्रीय मुद्दा हो जाता है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि ये मुद्दा भी ऐसा हो रहा है जैसे इंटरनेशनल बॉर्डर का कोई मुद्दा हो, जो हरियाणा पंजाब का जो पानी का जो मुद्दा है। और ये मुद्दा मैंने आम तौर पर देखा है कि एक तरह की बस राजनीति होके और ये रह जाता है। और अभी भी ऐसा लग रहा है जैसे तो पंजाब सरकार जो है वो अपनी नाकामी को छुपाने के लिए एक बिना बात में एक मुद्दे को आगे बढ़ाया उन्होंने, जिस प्रकार से वो अपने प्रदेश में अपनी स्थिति को किसी तरह से संभाल सकें। खैर जो भी है, लेकिन ये 3 मुद्दे हैं जो आज के दिन विशेष तौर पे जिनसे पूरे देश का ध्यान इनकी ओर। संविधान बचाओ कमेटी और रैलियों के लिए कमेटियां बनाई गई हैं, उसमें जींद से आपको चेयरमैन ना बना के सतपाल ब्रह्मचारी जी को बनाया गया है। क्या गुटबाजी का शिकार है अभी भी? नहीं, वो तो शायद इसलिए होगा क्योंकि वो सांसद हैं और मौजूदा सांसद हैं और जींद के 5 में से 3 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसीज जो हैं वो उनकी लोकसभा में पड़ते हैं। और तो उसमें कोई किसी प्रकार की राजनीति नहीं है। ये अब कुछ ही कहें, पहला दायित्व तो उन्हीं का बनेगा जो चुने हुए हैं, चाहे उसमें चुने हुए लोकसभा के एमपी हैं या चुने हुए आपके एमएलएज हैं। तो स्वाभाविक सी चीज़ है, तरजीह मिलती है, तो उसमें राजनीति की कोई बात नहीं। इसमें पूरी पार्टी इकट्ठा होकर इस चीज़ को आगे बढ़ाएगी। कांग्रेस संगठन तो नहीं बना पा रही, आपके पोस्टर में भी कुछ चेहरे नहीं नजर आ रहे हैं, उसका क्या कारण? नहीं, चेहरे तो जी अब संगठन ही नहीं है तो फिलहाल किस का चेहरा आप डालोगे तो वो तो जब कोई जिले पे या ब्लॉक लेवल पे या कॉन्स्टिट्यूएंसी लेवल पे अगर कोई संगठन हो तो उसको एक रूपरेखा प्रदान की जा सकती है। अन्यथा जो जैसा अपना प्रयास कर रहा है पार्टी की लाइन आगे बढ़ाने में, वो सबका स्वागत है। तो बिना संगठन कैसे लड़ाई लड़ेंगे सर? कांग्रेस की एक खूबी हमेशा ये रही है कि कांग्रेस काडर बेस्ड पार्टी नहीं रही। इसको आप एक स्तर पर कमजोर भी मान सकते हैं, एक स्तर पर आप इसको उसकी मजबूती भी मान सकते हो, क्योंकि कांग्रेस जो है वो एक मूवमेंट से उभरी हुई पार्टी है। तो समय समय पर अलग अलग इसका संगठन भी जो है अलग अलग रूप लेता है। लेकिन ये बात मैं आपकी इस बात से सहमत हूँ कि ये जो 11-12 साल से हरियाणा में विशेष तौर पर जो संगठन नहीं बना प्रदेश स्तर के नीचे, जिला स्तर पे और उसके नीचे, इसका खामियाजा हमने भुगता है, चुनावी तौर पे ही भुगता है। तो वहाँ तक तो मैं सहमत हूँ कि संगठन जितना जल्दी अब इसके ऊपर कार्रवाई करके एक स्ट्रक्चर अगर बनाया जाए, जिस प्रकार से अहमदाबाद के सेशन में कहा भी गया है, तो उसको जितना जल्दी करें सभी के लिए बेहतर होगा। सर, आपने कहे कि 3 ऐसे मुद्दे हैं, उनको लेकर कांग्रेस का किस तरह का स्टैंड रहे? बहुत बड़े मुद्दे हैं, अगर कांग्रेस विपक्ष के तौर पर अच्छी भूमिका निभाती है तो उसके लिए किस तरह की तैयारी? देखिए, एक चीज़ आपने भी देखी होगी, जो सर्वदलीय बैठक हुई दिल्ली में पहलगाम हमले के बाद, जिस प्रकार से पूरे विपक्ष ने सरकार को अनकंडीशनली अपनी सपोर्ट दी है कि जो भी फैसला सरकार इस संदर्भ में लेगी वो उसके साथ हैं। तो ये एक बहुत बड़ी एक सार्थक चीज़ है कि कम से कम पूरे देश को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा किया गया है, जिसमें किसी प्रकार का ना तो मतभेद है ना विरोधाभास है। सवाल बहुत हैं जो पूछे जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल उन सबको पीछे रखा गया है। और जो एक न्याय की जो मांग है उसको आगे रखा गया है, और उसके लिए सरकार को भरपूर तरीके से सभी पार्टियों ने अपना समर्थन दिया है। तो उस नाते अब ये सरकार के ऊपर है कि वो क्या करेंगे। मैं बिल्कुल इस चीज़ के पक्ष में नहीं हूँ कि बदला आज ही लो और 2 दिन में लो या हफ्ते में लो। सरकार ने जो भी कार्रवाई करनी है, यदि उसके अंदर हमारी आर्म्ड फोर्सेस इन्वॉल्व होंगी तो स्वाभाविक सी चीज़ है। वो जो ग्राउंड के जो फैसले हैं, समय क्या होगा, किस प्रकार से किया जाएगा, उसका निर्धारण वो करेंगे। और जो भी कार्रवाई हो वो सोची समझी हो, लेकिन इतनी प्रभावी ज़रूर हो कि पाकिस्तान की तरफ से इस प्रकार की जो हरकतें रेगुलर बेसिस पे की जाती हैं उसकी दोबारा से पुनरावृत्ति ना हो। वो
मानना तो बहुत मुश्किल है कि ऐसी कोई चीज़ हो सकती है कि पूरी तरह से हम उनको रोक पाएँ, लेकिन प्रयास यही हो कि जो डिटरेंस हो, जो एक्शन हो, दोबारा वो ऐसा कुछ करें उसके बारे में 100 बार सोचें, क्योंकि पीछे भी कई बार कार्रवाई की गई है, लेकिन ऐसा लगता है कि शायद पाकिस्तान ने उनसे सबक नहीं सीखा या पर्याप्त नहीं पाया। तो उम्मीद है कि इस बार की जो कार्रवाई होगी वो ऐसी होगी जो जिससे आगे ऐसी कार्रवाई ना हो, ऐसी घटनाएं ना घटें। उस मारे गए लोगों को शहीद का दर्जा देने की बात कही जा रही है, आप क्या सोचते हैं? देखिए, शहादत जो है वो टेक्निकली तो जो यूनिफॉर्म्ड फोर्सेस के लोग हैं सिर्फ उनके लिए होती है, तो मैं उस बहस में नहीं पड़ना चाहता। शहीद तो यदि हमारे किसी जवान की नॉर्मल ड्यूटी करते हुए मौत हो जाती है, हम उसको अपनी बोलचाल की भाषा में शहीद ज़रूर कहते हैं, लेकिन फ़ौज उनको शहीद का दर्जा जब तक ना दे हम उसको शहीद उस हिसाब से नहीं कहते। तो लेकिन कोई भी देशवासी है, यदि इस प्रकार से कोई घटना घटती है तो पूरा देश उनके साथ है। शहादत का दर्जा मिलना ना मिलना वो एक सरकारी चीज़ है, वो उनको देखना है। भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जल के मामले में पंजाब का सरकार का साथ दे रही है और इधर कह रही है कि राजनीति नहीं करनी चाहिए पंजाब सरकार, क्या मानते हैं? देखिए जी, ये तो क्योंकि जो मैंने शुरू में कहा कि वहाँ पे जो सरकार है उसका प्रयास ये है कि अपनी नाकामी को वो इस बहाने छुपा ले, और ये एक ऐसा मुद्दा होता है कि कोई चाहे या ना चाहे सबको इकट्ठा अपने प्रदेश के समर्थन में उतरना पड़ता है, क्योंकि मुद्दा ये फिर पार्टी का नहीं रह जाता, सरकार का नहीं रह जाता, प्रदेश का मुद्दा बन जाता है। तो इसी प्रकार से आज हरियाणा की भी सर्वदलीय बैठक हुई है, मेरे ख्याल से चल रही होगी अभी, तो उसमें भी सभी पार्टियां हैं। तो उस नाते सभी पार्टियां जो पंजाब में हैं उनका एक अलग मत होगा, हरियाणा में जो हैं उनका मत बिल्कुल उससे अलग होगा। तो वो राजनीति तो चल रही है, लेकिन एक प्रदेश के नाते जब दल जुड़ते हैं तो वो थोड़ी सी एक स्थिति अलग हो जाती है। सर, कार्यक्रम चलेंगे आपके, कितने दिन के कार्यक्रम हैं ये जो चलेंगे? नहीं जी, अभी बस शुरुआत की है। आज यहाँ है, 11 तारीख को हिसार में है, 7 तारीख का शायद जींद का हुआ है। आज ही मेरी बात हुई थी सतपाल जी से। करीब 41 दिन का है ये जो। हाँ, 1.5 महीने का ये समय रखा गया है इसके अंदर। लेकिन सर, इसमें भी तेरे समर्थक मेरे समर्थक, वो एक पार्टी की तरफ से आ तो गया एक एजेंडा, लेकिन वो समर्थकों के सारे ही ताकत दिखाने की तैयारी। नहीं, देखिए, अब फर्क थोड़ा ये है, अब कोई टिकटें नहीं बटनी। ठीक है, पहले जो महत्वाकांक्षी लोग उस नाते थे वो जुटते थे, लेकिन अब सही मायने में जिन लोगों को काम करना है वो करेंगे, क्योंकि ये लड़ाई कोई 6 महीने या 1 साल की नहीं है, अगले 4 साढ़े 4 साल की का संघर्ष है जो दोबारा से पार्टी को करना पड़ेगा। पार्टी एकजुट नहीं दिखाई दे रही है, तो ऐसे कैसे सामना कर पाएगी बीजेपी? नहीं, अभी तो ऐसा कुछ है ही नहीं जिसमें पार्टी की आपको एकजुटता या एकजुटता ना होना दिखे। अभी तो जैसे मैंने कहा कि इलेक्शन खत्म हुए 6 महीने हुए हैं, अभी तो उसका जो असर है उससे ही नहीं निकल पाए हैं लोग। और सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं कर रहा, बीजेपी भी नहीं निकल पाई है, क्योंकि उनके भी समझ में नहीं आ रही कि सरकार उनकी बन कैसे गई। तो लेकिन हाँ, ये बात है कि मैं इस बात से सहमत हूँ, संगठन बनना चाहिए, जितना जल्दी बन जाए उतना बेहतर है। कांग्रेस का जो मुद्दा है जातीय गणना का, वो भी बीजेपी ने सर्जिकल स्ट्राइक करके हथिया लिया है, अब कांग्रेस कैसे आगे बढ़ेगी? इसको वैसे तो मैं सिर्फ इतना कह के समाप्त कर सकता हूँ कि सरकार ने जो फैसला लिया उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन अगर आपने इसमें राजनीति पढ़नी है तो बड़ी स्वाभाविक सी बात है, जो राहुल गांधी इकलौते ऐसे व्यक्ति थे जो इस मुद्दे को राष्ट्रीय स्तर पर ले गए। रीजनल पार्टीज हैं जो सामाजिक न्याय के आधार पर बनी हुई हैं और उसी नाते उनकी राजनीति है, वो समय समय पर ये उठाते रहे हैं, लेकिन जिस शिद्दत के साथ राहुल गांधी जी ने मुद्दा पिछले 2-2.5 साल से उठा रखा है, और देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक या वो तो खैर चलो शब्द अच्छे हैं, लेकिन बीजेपी ने अगर इस पे कोई कार्रवाई की होती, कोई मंथन किया होता, कोई लोगों से बात की होती, तो मैं ये समझ सकता था कि उन्होंने बड़ा सोच समझ के फैसला लिया है।
आज की स्थिति में एकदम से फैसला जो लिया, अब उसका कारण क्या रहा, मैं उसमें जाके विवाद नहीं खड़ा करना चाहता, लेकिन इतना जरूर है कि उन्होंने कोई ज्यादा खुश मन से नहीं ले रखा अपना फैसला। सर, आप कह रहे हैं कि बीजेपी ने जो है सरकार कैसे बनाई उनको खुद समझ नहीं आ रहा, लेकिन डिफेंडर होता तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी ने मैनेज करके सरकार बनाई है, तंत्र जो है वो दुरुपयोग किया गया है। नहीं, कोई एक कारण नहीं होता जब इस तरह का नतीजा है, खास तौर पे हरियाणा में, क्योंकि जिस प्रकार का माहौल था वो सर्वविदित था, सबको दिख रहा था। वोट डलने के बाद भी जिस प्रकार से एग्जिट पोल्स आए, मुझे तो ध्यान नहीं कि कोई भी एग्जिट पोल ऐसा हुआ हो जिसने मुकाबला भी दिखाया हो, लेकिन उसके बावजूद भी नतीजे ऐसे आए। तो हो सकता है एक प्रशासनिक तौर पे कुछ हुआ हो। ईवीएम का एक वो मुद्दा है जो हमारी पार्टी ने राष्ट्रीय स्तर पे उठा रखा है, लेकिन ईवीएम का मुद्दा एक लंबी लड़ाई का हिस्सा है। ईवीएम का जो फैसला है उसका होना ना होना, वो या तो किसी ना किसी समय न्यायालय के स्तर पे उसका निर्धारण होगा, या व्यवस्था यदि बदलती है तो तब होगा। लेकिन पार्टी का वो एक कंसिस्टेंट स्टैंड है कि पार्टी ये चाहती है कि जो वोटिंग है वो ईवीएम की बजाय जो बैलेट पेपर है, पुराने वाला जो सिस्टम है, उसके आधार पे हो। और मैं इसमें आपको दो चीज़ें ज़रूर कहना चाहूँगा। आपको ध्यान हो, आज से करीब 1 साल पहले, आज के दिन दुनिया की टेक्नोलॉजी में सबसे बड़ा नाम इलॉन मस्क का है। इलॉन मस्क से किसी ने सवाल पूछा था इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के बारे में, और उसने कहा था कोई मशीन दुनिया की ऐसी नहीं है जो हैक ना हो सके। और दूसरा, अभी महीना पहले जो उनकी अमेरिका की नई सरकार जो बनी, उसमें जो उनकी सिक्योरिटी हेड है तुलसी गैबर्ड, उससे भी ये सवाल पूछा गया था शायद किसी पार्लियामेंट्री कमेटी में कि हम क्यों ना इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ जाएं। तो उन्होंने भी बिल्कुल स्पष्ट मना किया है, यही कह के कि मशीन है, इसके साथ छेड़खानी हो सकती है, इसको हैक किया जा सकता है। तो जब पूरा पश्चिम और अमेरिका और सारे जो विकसित देश हैं, और हम किसी भ्रम में ना रहें, वो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं, वो यदि आज तक अपने आप को या अपने सिटीजन्स को नहीं मना पाए हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग की तरफ, तो वो इसी वजह से है कि वो नहीं चाहते कि जो लोकतंत्र का मूल आधार है, इलेक्शन की प्रक्रिया जो है, उसके ऊपर सवाल या निशान उठाया जा सके, इसलिए वो उस पर नहीं आए हैं कभी भी। लेकिन हमारे यहाँ करीब 20-22 साल से चल रहा है, तो इस नाते वही बात है, बहुत से ऐसे संस्थाएं हैं जो उसको छेड़ना नहीं चाहती, उसमें इलेक्शन कमीशन भी एक है कि ठीक चल रहा है, चलने दो। लेकिन हमारी पार्टी का बिल्कुल ये मत है कि ईवीएम की बजाय हमें जो बैलेट पेपर की जो वोटिंग है उस पर जाना चाहिए। विजेंद्र जी, आप खुद प्रशासनिक अधिकारी रहे हैं, अभी हरियाणा में सोशल मीडिया पे एक बहुत गर्म मुद्दा है, बीजेपी नेता द्वारा एक पुलिस अधिकारी से माफी सरेआम मंगवाई गई, आप क्या करें? निंदनीय है। मतलब किसी भी, देखिए, प्रशासन का, चाहे प्रशासन सिविल एडमिनिस्ट्रेशन हो या पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन हो, प्रशासन सिर्फ कानून कायदे और डंडे से नहीं चलता। प्रशासन का एक इकबाल होता है, यदि आपने उसको ही ख़त्म कर दिया, और सिर्फ ख़त्म नहीं कर दिया, उसकी जगह सही करवा दी, मतलब उस नेता को साथ में बिठा के, वो नेता भी क्या है मुझे नहीं पता, उसका ऑफिशियल दर्जा क्या है मुझे नहीं पता, और इस तरह की यदि बात आप पब्लिकली करवाते हैं, प्रशासनिक अधिकारी से माफ़ी मंगवाते हैं, तो पुलिस के मनोबल के ऊपर क्या उसका असर पड़ेगा आप सब समझ सकते हैं। तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, और मैं इसमें मुख्यमंत्री जी की बहुत कमी मानता हूं कि उन्होंने इसकी निंदा नहीं की है, बल्कि शायद कुछ ऐसा कहा है कि हम कि पहले वाले तो कमीज उतार के और धूप में खड़ा, क्या यार ये छोटी बातें करने लग रहे हैं। मतलब इतनी बड़ी घटना हुई है, आपके पार्टी का नेता साथ में बैठ के उस डीएसपी लेवल के आदमी से माफ़ी मंगवाई जा रही है, और इसमें आप मान के चलिए डीएसपी पब्लिक अपॉलॉजी टीवी के सामने यदि कर रहा है, तो वो बहुत भारी दबाव में किया गया है, बिल्कुल ऊपर के स्तर तक उसको निर्देश गया होगा जब इस प्रकार की अपॉलॉजी उसने दी है। तो बहुत बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, और किसी भी प्रदेश के प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इस प्रकार की घटना
बहुत उसमें बाधा डाल सकती है। ये न्याय पथ यात्रा कब तक चलने वाली है और क्या इसमें कैबिनेट चेयरमैन जो कमेटी चेयरमैन जो है वो भी शामिल होंगे? अभी तो देखिए जी, ये करीब 1.5 महीने का ये करीब प्रोग्राम बनाया गया है, तो इसमें सारे ही जुड़ेंगे धीरे धीरे, बिल्कुल। लेकिन ये सिर्फ 1.5 महीने का तो एक वो कह लीजिए शुरुआत है। ये सफर तो लंबा है, ये सिर्फ 1.5 महीने पे खत्म नहीं होना। कांग्रेस एक मंच पे दिखेगा, कांग्रेस एक मंच पे दिखेगा सर? कौन सा होता है मंच, ये बताओ मेरे को। शैलजा अलग है, सुरजेवाला अलग है। मंच कौन सा होता है? मंच का कोई मौका भी हो। जब मेरे पिताजी कांग्रेस में आए तो कांग्रेस एक मंच पे देखी थी आपने? 10 अप्रैल 2024 सारे एक मंच पे थे। हुड्डा जी भी थे, सुरजेवाला जी भी थे, शैलजा भी थी, शैलजा जी भी थी, कैप्टन अजय यादव भी थे, सारे थे। अभी अहमदाबाद में एक ही मसला सोनीपत से आपकी टिकट की बात आई थी, चौधरी गुरिंदर सिंह का इधर आना कि उनके साथ रोल हो सकती है, उन्होंने तो भाई का नाम लेने कहा था। नहीं, छोड़िए पुरानी बात हो ली यार। लोकसभा का चुनाव खत्म हुए 1 साल हो लिया, उसके बाद असेंबली का चुनाव गए 6 महीने हो लिया। तो अब सीएलपी लीडर अभी तक नहीं बन पाता, 6 महीने हुए आप कह रहे हैं कि चुनाव गए। तो ये तो मैं आपके शुरू के जवाब में कह चुका कि बन जाने चाहिए। 6 महीने से ऊपर हो लिए। अब राकेश टिकैत के साथ कल 2 गुजार हो गया। इस देश में जहर इतना फैला दिया गया है। आप तो राकेश टिकैत की बात कर रहे हैं। नेवल ऑफिसर नरवाल की 1 हफ्ते जिसकी शादी को हुए थे, उनकी जो विधवा है, उसने एक इतनी अच्छी बात कही, उसको लोगों ने इस प्रकार से तिरस्कृत किया है। तो राकेश टिकैत जी की तो क्या बात कर रहे हैं आप? बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो देश में ये हो रहा है। उन्होंने उसकी धर्मपत्नी ने ये कहा कि हम शांति चाहते हैं, लेकिन शांति के साथ हम न्याय भी चाहते हैं, लेकिन मैं ये नहीं चाहती कि कश्मीरियों से या मुसलमानों से नफरत की जाए। और आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा किस प्रकार से लोग, क्या बोलूं मैं, शब्द नहीं है मेरे पास, उसके पीछे पड़े हैं। तो कुछ इसी प्रकार की बात टिकैत साहब ने भी कही होगी। मैंने उनका बयान देखा तो नहीं है, लेकिन ये सारा जो एक दूषित वातावरण बना दिया गया है ना देश में, कि आप किसी का मत सुनने के लिए तैयार नहीं हो, ये किसी भी लोकतंत्र के लिए या समाज के भाईचारे के लिए कहीं भी अच्छा नहीं है। और आज वो बहुत बड़ी वहाँ एक पंचायत की है उन्होंने, मैंने खैर उसको फॉलो तो मैं नहीं कर पाया, लेकिन मुजफ्फरनगर में थी। लेकिन ये दुर्भाग्यपूर्ण है ऐसी सारी चीज़ें। और ये समाज में ये कोई ये सोचता है कि इससे कोई मजबूती आती है, मजबूती नहीं आती, इससे विखंडन ही होता है। और इससे सबको सचेत रहना चाहिए। ये जो इस प्रकार की चीज़ें हैं, ये वो अंग्रेजी में आपने कहावत सुनी होगी ना, जब आप एक शेर की सवारी शुरू कर दो, जब तक सवार हो शेर पे आपको बड़ा मजबूती और ताकत का एहसास होता है, लेकिन उस शेर से फिर उतर नहीं सकते आप। ये वही स्थिति पैदा होने लग रही है हमारे देश में। सर, आप इनको कह रहे हो कि भी इतनी नफरत फैलाती, तो विपक्ष की क्या जिम्मेदारी बनती है कि इन चीजों को थोड़ा सा मतलब खंडन करे या समझाए कि भी नफरत नहीं। राहुल गांधी जी की भारत जोड़ो यात्रा का लब्बो लुभाव भी सिर्फ ये था। वो उन्होंने इसके अलावा और किसी बात का जिक्र ही नहीं किया कि देश में जो क्या कहते थे, नफरत की दुकान, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। तो ये कहना कि नहीं विपक्ष कर रहा है या कांग्रेस ने प्रयास नहीं किया, तो प्रयास ही इस स्तर पर चल रहा है। लेकिन देश का नैरेटिव जो है, बुरा मत मानना, मीडिया जिस प्रकार से कैप्चर हुआ है कैपिटलिस्ट क्लास के माध्यम से, जो एक देश के सामने नैरेटिव जाना चाहिए था वो नहीं जा पाता। लेकिन ये देश के जो लोग हैं उनका विवेक बहुत कमाल का है। कुछ नहीं दिखाया जा रहा, उसके बावजूद भी वो समझ गए कि संविधान खतरे में है। वो तो थोड़ी सी कसर रहेगी, अदरवाइज तो 2024 जून का जो रिजल्ट जो अभी आया है, वो रिजल्ट और भी कहीं उससे खराब हो सकता था भारतीय जनता पार्टी के लिए। लेकिन ये लंबा संघर्ष है। और देखिए, इसमें समझने वाली बात सीधी सी है, और यहाँ पे ये बात राहुल गांधी जी ने खुद भी कही है, ये लड़ाई आइडियोलॉजिकल है, ये कोई एक चुनाव तक सीमित लड़ाई नहीं है। तो इसको कोई ये सोचता हो कि आप इसको 1-2 साल में जीत लोगे या 1-2 साल में इसका पटाक्षेप हो जाएगा, ऐसा नहीं। लंबी लड़ाई है। और जिस प्रकार की
दरार समाज के अंदर डाली है वो भरने में वैसे ही टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा। आज आपने मीडिया पर भी सवाल उठाए हैं और आज विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस भी है, क्या कहें? मेरा सभी प्रेस के मेरे भाइयों और बहनों से ये अनुरोध है, मैं बचपन से जब से अखबार पढ़ना शुरू किया उस समय टीवी तो पड़ोसी के घर में जाके देखना पड़ता था, होता नहीं था। मैंने एक ही चीज़ समझी थी कि पत्रकारिता का पहला असूल है एंटी इस्टेब्लिशमेंट होना, सरकार के ऊपर सवाल उठाना। लेकिन अब जिस प्रकार से माहौल बना हुआ है, सरकार की बड़ाई के गीत गाए जाते हैं और सवाल सारे विपक्ष से पूछे जाते हैं, जबकि पत्रकारिता का मूल मंत्र होना चाहिए कि विपक्ष की बात को आगे रखा जाए, विपक्ष का जो मत है वो सरकार तक पहुंचाया जाए ताकि जो पॉलिसीज या स्कीम्स हैं उनको ढंग से क्रियान्वित किया जाए। तो मेरा तो आप सभी से इस अंतर्राष्ट्रीय पत्रकारिता दिवस के स्वतंत्रता दिवस पे यही आपसे अनुरोध है कि जो एक निष्पक्षता है जो पत्रकारिता में होनी चाहिए उसको बनाए रखें, जो निर्भीकता है उसको दोबारा से जगाएं ताकि लोगों तक हर प्रकार का मत पहुंच सके। उसके बाद लोग अपने आप फैसला कर लेंगे जो बात उनको ठीक लगेगी या नहीं लगेगी। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। अब सैनिक स्कूल, मिलिट्री स्कूल और RIMC में दाखिले का सपना होगा पूरा। प्रिंस सुखोई एकेडमी सोनीपत लेकर आया है प्रोफेशनल कोचिंग RMS, RIMC और सैनिक स्कूल के लिए। क्लास 3री से 8वीं तक के बच्चों के लिए विशेष बैच शुरू। तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें स्क्रीन पर दिए नंबर पर। अपने शहर की हर ताजा खबर के लिए हमारे चैनल SNA न्यूज को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें व शेयर करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारे अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी हमें फॉलो करें।